अस्सलाम वालेकुम एमडी के रेस्टोरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास केमिस्ट्री का। ठीक है, अच्छा इसमें जो है वो हम लोग जिसको इस चैप्टर को जब रिव्यू करेंगे बुक रीडिंग के थ्रू, तो इसके अंदर हम लोग एमडी कैट से रिलेटेड भी स्टडी करेंगे। और इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं तब भी आपके लिए ये जो है वो फ़ायदेमंद लेक्चर होगा। ठीक है, चाहे ई कैट का बच्चा हो चाहे एमडी कैट का बच्चा हो, तो दोनों के लिए जो है वो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे ये लेक्चर जो है वो मैंने अभी डिलीवर नहीं करना था, कुछ टाइम बाद डिलीवर करना था, लेकिन मेरे पास जो है वो इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि फिर इस चैप्टर को अभी बना लिया जाए। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे आने वाली वीडियोस में मैं इंग्लिश के लेक्चर्स भी साथ के साथ कवर करती रहूँगी। और उसके बाद मैं आज आप लोगों के साथ एक नम्स का गेस्ट पेपर भी शेयर करूँगी। और इसके अलावा आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि जो लास्ट डे है, यानी कि हमारे पास कल का जो दिन है सैटरडे वाला दिन, उसको हमने कैसे इतना प्रोडक्टिव बनाना है कि हम लोग नम्स के दिन जो है वो अपना एक अलग से स्टेटस बना सके, एक अपना लेवल अलग से जो है वो बना सके। हमने किस तरीके से उस एक दिन को लेकर चलना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उस पर भी जो है वो हम डिटेल्ड से बात करेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में। तो एज़ यूजुअल अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ हमें बताई गई है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। द स्टडी ऑफ इंटरचेंज ऑफ केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से निकला है और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल्स, यानी कि वो सारा प्रोसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स दोनों के दरमियान चल रहा होता है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इंटरचेंज हो रहा है केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दरमियान। फिर लिखा है यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकली केमिस्ट्री इज़ जनरली इन्वेस्टिगेटेड बाय द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, जिसको हम आगे जो है वो पढ़ेंगे। वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ईदर प्रोड्यूसेस और यूटिलाइज बाय इनकॉर्पोरेटिंग रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ तक कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है या कहाँ पर यूटिलाइज हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन पर। अब व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन? एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रही हों। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हों, उसको हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। तो अब हम 12.1 की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बयान किया गया है। Reduction and oxidation reactions, collectively known as redox reactions, are associated with the electron transfer from one species to another. एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाना हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहलाता है। It is said to be an oxidized and act as reducing agent. इसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइज है और ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एट द सेम टाइम रिड्यूस्ड देयरफॉर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसी टाइम पे अगर रिड्यूस हो जाता तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह का काम कर रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन मस्ट बी इक्वल। लेकिन शर्त है, शर्त क्या है कि जब भी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो लॉस हो रहे हो या गेन हो रहे हो तो उनके नंबर इक्वल होने चाहिए, यानी कि जितने लॉस हो उतने ही गेन हो इलेक्ट्रॉन्स। Various natural processes that we observe in daily routine, such as rusting of iron, photosynthesis, fading of clothes color, generation of electric current in batteries, are all concerned with simultaneously reduction and oxidation reaction. कह रहे हैं कि आपके नॉर्मल ज़िंदगी के बहुत सारी जो है वो चीज़ें आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, ये जो आपके पास पैराग्राफ है मैंने आपको इसलिए रीड करवाया है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ बनने के काफ़ी चांसेस हैं। आप देखिए कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में काम आ रही हैं डेली प्रोसेस में। कहाँ से एमसीक्यू उठ के आ सकता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जिंक में एक्चुअली कन्वर्ट हो जाना, उसको जंग लग जाना। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना, कलर्स, क्लोथ्स के कपड़े जो है वो कपड़े जो होते हैं उनके जो कलर्स फेड हो जाते हैं वो प्रोसेस। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोसेस भी हमारे पास कहलाता है एक्चुअली क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस।
अब हमें जो है वो इसी बुक के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई गई हैं। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेशन रेफर टू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। एक्चुअली ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं? इस चीज़ को आप लोग या तो नोट कर लीजिएगा या बुक से तो हाईलाइट कर लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन रेफर करती है कि अगर किसी चीज़ में ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है तो भी हम कहेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर किसी चीज़ में से हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है तब भी हम कहेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तब भी हम कहेंगे, यहाँ देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो यहाँ पर भी H2S जो है वो क्या है? ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी जो है कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू एलिमेंटल कॉपर। कॉपर को रिड्यूस किया जा रहा है किसमें? इसमें, यानी कि इसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, जो हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम्पल्स, अच्छा ये जो आपके पास कुछ कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ केमिकल्स के रिएक्शंस दिए हुए हैं जिसमें हमारे पास टंगस्टन ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर एलिमेंटल टंगस्टन बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर एलिमेंटल कॉपर बना रहा है, H2S जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है एलिमेंटल सल्फर के अंदर, और Al ऑक्सीडाइज हो रहा है Al2O3 के अंदर। तो ये जो आपके पास वर्बली लिखा है ना कि कौन सी चीज़ किस में ऑक्सीडाइज हो रही है, उसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। यहाँ से भी MT के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs इंपॉर्टेंट बनकर आ सकता है कि कौन सी चीज़ किस में ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होती है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हमसे कहते हैं कि ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय एन एटम और आयन वेयर एज रिड्यूस्ड इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं। कैसा प्रोसेस है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं। और हमारे पास रिडक्शन कैसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। कोई ऐसा रिएक्शन जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना बराबर होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना, यानी कि उसके अंदर रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हो जाना, रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाना। ठीक है, समझ आई? नहीं समझ आ रहा तो वापस से इसको बैक करें और वापस से जो है वो एक बार सुन लें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने जहन में रखिएगा। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और ये रिडक्शन। इसमें हमारे पास जो है वो आयरन है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो सल्फर भी है, यहाँ पर जो है हमारे पास कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर। ये आप लोग जो है इसके सारे प्रोसेसेस देख लीजिएगा। ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अच्छा, फिर उसके बाद वापस से वही बात की गई है कि अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस व्हाइल रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, जो यहाँ पर जो नंबर दिया जा रहा है वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और अगर रिडक्शन की बात की जाएगी तो ऑक्सीडेशन के अंदर जो है वो रिडक्शन हो जाएगी, यानी कि जब हम लोग रिडक्शन करेंगे तो जो ऑक्सीडेशन एलिमेंट है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन यहाँ पर आपको शो होती है। जैसे यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्लोरीन की +2 है, यहाँ पे +1 है, और ये 0 और ये 0। ठीक है, ये सारे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप लोग जो है वो इसको आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे तो हम इसको भी कवर करते रहेंगे। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन के हमारे पास यहाँ पर कुछ केमिकल्स दिए, कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। देयर आर सम जनरल करेक्टरिस्टिक। कौन कौन सी हैं? ऑल रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाजमी सी बात है, अगर आपकी किसी भी रिएक्शन के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या तो गेन होंगे या तो लॉस होंगे, बल्कि दोनों होंगे। रिडॉक्स के अंदर तो दोनों होंगे ना, रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस्ट हो जाना, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो, हर चीज़ याद रहे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हो जाना, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाना। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास देखिए, ऑक्सीडेशन इन रिडक्शन प्रोसेस ऑलवेज ऑक्योर्स साइड बाय साइड। दस इफ वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड द अदर इज रिड्यूस्ड एट द सेम टाइम। दोनों रिएक्शन साथ साथ चलेंगे।
एक अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। नॉट ऑल एटम्स इन अ रिडॉक्स रिएक्शन नीड टू चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट बट एटलीस्ट वन एटम शुड बी ऑक्सीडाइज एंड वन शुड बी रिड्यूस्ड। अगर एक ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा, ये भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा, ये भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा और ये भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा, बल्कि ज़रूरी ये चीज़ नहीं है। ज़रूरी क्या चीज़ है? ज़रूरी ये है कि इस पूरे रिएक्शन के अंदर कोई एक ऑक्सीडेशन हो रहा हो और कोई एक रिडक्शन भी हो रहा हो। बस ये चीज़ ज़रूरी है कि कोई एक एटम हो जो कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और एक ऐसा हो जो कि रिड्यूस हो रहा हो। अगर कोई ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिनके अंदर सिर्फ एक, ज़रूरी सिर्फ एक है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सब हो, सिर्फ एक भी अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिर्फ एक भी अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसको भी हम रेडॉक्स रिएक्शन का नाम देंगे, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी बेसिक्स की जिनका आपको जो है वो पता होना एक्चुअली ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम लोग जो है वो साथ साथ पढ़ते रहते हैं। कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज एन अपेरेंट चेंज ऑन एन एटम इन कंपाउंड और आयन। क्या अपेरेंट चेंज का क्या मतलब है? उसकी फिजिकली अपेरेंस हम जिसे कहते हैं ना, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, वो एक्चुअली चेंज हो जाता है बाय ऑक्सीडेशन नंबर। कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा? जो उस चार्ज मॉलिक्यूल के साथ जो एटम कंबाइन है, जैसे अगर ये हाइड्रोजन है तो इसके साथ जो क्लोराइड कंबाइन है, ये दोनों जब मिलेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ अलग होगी। खाली हम क्लोरीन की देखेंगे तो वो कुछ अलग होगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि उसके साथ जो है वो कौन सा एटम अटैच है। रूल्स की तरफ आएंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। अच्छा बच्चों, ये कुछ जो है वो बहुत आसान अल्फाजों में कुछ रूल्स लिखे हैं जिनको खुद भी पढ़ना ज़रूरी है। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो इसको समझा देती हूँ, फिर हम लोग जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ऑल एलिमेंट्स के फ्री स्टेट में होते हैं, यानी कि अनकम्बाइंड स्टेट में होते हैं, और वो कैसे होते हैं? ज़ीरो। जैसे कि किसके? कैल्शियम का, क्लोरीन का, पोटेशियम है, सॉरी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनोएटॉमिक आयन, जो कि मोनोएटॉमिक है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आयन इज द सेम एज अ चार्ज अपेयर ऑन इट। जो भी चार्ज उस पर अपेयर होगा उससे सेम होगा। जैसे अगर आपको यहाँ पर खाली प्लस दिख रहा है तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। सोडियम का 1, कैल्शियम का भी क्या है? 1। फिर कह रहे हैं कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है तो जो ऑक्सीडेशन नंबर को हम प्लस करेंगे उसको, जैसे अगर आप देखें कि ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है, अब न्यूट्रल कैसे होगा? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर +7 है तो दूसरी साइड पर -7 हो तो ये क्या हो गया? ये न्यूट्रल हो गया। अगर एक साइड पे +8 है तो दूसरी साइड पे -8 हो, ये न्यूट्रल हो गया। इसी तरीके से एक साइड पे +2 है, एक साइड पे -2 है, तो ये न्यूट्रल एलिमेंट हो गया। तो न्यूट्रल एलिमेंट का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर एट द एंड क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से लिखा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इन -2, यानी कि तकरीबन जितने भी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ मिलकर बन रहे हैं, जो भी मिक्सचर्स बन रहे हैं, उनका तकरीबन का -2 होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। हाउएवर जो पर ऑक्सीडाइज है उनका -2 होता है। अब पर ऑक्साइड्स कौन से हमारे पास? Na2O2, H2O2, ठीक है। इनको ध्यान में रखिएगा। देखिए ये सारे जहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज़ दी जाती है ना, यहाँ से MCQs उठाकर आपसे पूछा जाता है। फिर कह रहा है सुपर ऑक्साइड, यहाँ पे भी हमें क्या दिया हुआ है? पोटेशियम ऑक्साइड की जो है वो एग्जाम्पल दी गई है। तो ये आप लोगों ने एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से जहन में रखनी है। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास ऑक्सीफ्लोराइड को भी +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कहना है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इन कोवेलेंट कंपाउंड इज असाइन्ड एन +1, यानी कि जो भी हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड हैं उनकी ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है, जब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन उसमें देखेंगे, चेक करेंगे तो वो कितनी आएगी? +1। हाउएवर इन मेटल्स हाइड्राइड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज टेकन एज -1। अगर तो वो मेटल है तो उसको हम -1 लेंगे, और अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड है हाइड्रोजन का तो उसको हम +1 लेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास नेगेटिव दिया हुआ है, यहाँ पर ये वाला नेगेटिव दिया हुआ है हमें। देखेंगे कि पोटेशियम प्लस है और हाइड्रोजन जो है वो माइनस है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव है, मेटल है ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर जनरली असाइन्ड बाय 1 एंड +2। हमारे पास जो भी 1 एलिमेंट और 2 एलिमेंट ग्रुप का जो है, अगर आप उसको देखें, यानी कि आई थिंक वो अर्थ मेटल वाले जो है वो एलिमेंट्स हैं, जो 1A और 2A। अगर आप लोग चैप्टर नंबर देखें, FD ब्लॉक एलिमेंट वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर जो है वो ये चीज़ शो की गई है।
वहाँ पर जो है ना ग्रुप्स के साथ साथ 1A के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर, 2A के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो वहाँ से आप लाजिम, बल्कि अगर आप लोगों के पास जो है वो बुक नहीं है या टाइम का शॉर्टेज है तो आप लोगों को मैं यहाँ पर जो हूँ वो लास्ट में लगा दूँगी, ठीक है। या फिर आप खुद जाएँ तो मेरे आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, आपको 1 शॉट लेक्चर मिल जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट का, उसके अंदर डिटेल में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में समझाया हुआ है, ठीक है। ये भी वही बात देखिए कि अगर +1A का ग्रुप है और 2A ग्रुप है तो हमारे पास जो है वो +1 होगा या +2 होगा। और इसी तरीके से अगर ग्रुप एलिमेंट 1A के जैसे कि कौन से हमारे पास एलिमेंट्स ग्रुप 1A के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड का क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और उसके बाद जो है हमारे पास ये CaCrB, ये सारे आप को लोगों को ना मतलब रिवाइज होने चाहिए, अच्छे से जहन में होने चाहिए कि अगर ग्रुप 1A से कोई एलिमेंट आया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ग्रुप 2A से एलिमेंट आया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अगर वो मेटेलिक है और उसके साथ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका क्या होगा एटॉमिक नंबर। इसी तरीके से जो हमारे पास फ्री स्टेट के हैं उनका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरीके से अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि अगर जो है वो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है तो इसको हम क्या असाइन देंगे, वैल्यू +1 की देंगे, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों को ना हर चीज़ जो है वो इस तरीके से याद होनी चाहिए कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का न्यूट्रल हो जाएगा तो उसको हम एट द एंड 0 कंसीडर करेंगे। ये सारे हमारे पास रूल है, इनको आप जब अच्छी तरीके से एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना और आप अपने जहन में ऑक्सीडेशन, इसको मुश्किल नहीं होता, बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है टॉपिक, एक्चुअली ये मुश्किल नहीं होता, ठीक है। आप लोग जब एक बार अच्छे से इसको जो है वो रिव्यू करेंगे तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन इक्वेशन है, या ये बिल्कुल भी हमारे पास MD-CAT के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बैलेंसिंग की कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने उसको कवर कर लिया। अब हम जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, केमिस्ट्री ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है तो हम इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉयड होते हैं और ना ही जो है वो बनते हैं। देयरफॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज ऑक्यूर साइमल्टेनियसली, क्योंकि हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही होती है। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो रिडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है। समझ आ रही है ना आपको बात, मतलब दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ चल रही हैं। ये नहीं होगा किसी भी रिएक्शन में कि या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भाई बिल्कुल ही ख़त्म होते जा रहा है, लॉस्ट होते जा रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ बनते जा रहा है, क्रिएट होते जा रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब यहाँ पर आपको ये वाला जो है वो रिएक्शन दिया गया है जिसमें जिंक जो है वो 2HCl के साथ जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिल रहा है, ये एक्वस सोल्यूशन, और फिर यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन को रिलीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन, जब हमारे पास जो है वो इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस हमारे पास एट द सेम पॉइंट हो रहे हैं, यानी कि अगर इस जगह पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि इन एनी रेडॉक्स रिएक्शन द स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि अच्छा, एक चीज़ जो आप लोगों ने याद रखना है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। एक्चुअली इस चीज़ को, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के समझने के लिए, और ये पैराग्राफ उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा रहा है। अब देखिए, जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही होती है जिस एलिमेंट पर, या जिस हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट में, या हम कह सकते हैं कि जिस जगह जिस स्पीशी पर ऑक्सीडाइजिंग हो रही है ना, वो खुद जो है वो रिड्यूस हो रहा है। एक्चुअली देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, इन एनी रिडॉक्स रिएक्शन द स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस, वो स्पीशीज जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रही है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दे रहे हैं। और वेयर एज ए स्पीशीज दैट रिड्यूस अदर सब्सटेंस, जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर रही है तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का। जो ऑक्सीडाइज कर रही है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और जो रिड्यूस कर रही है उसको रिड्यूसिंग एजेंट का। अच्छा, यहाँ पर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है टेबल 12.1, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि ये टेबल है जो आपके पास MD-CAT के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जो है वो दिख रहा है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे और सारे हमारे पास सारे जो है वो पूरे रिडॉक्स रिएक्शन दिए जा रहे हैं। एक पूरा केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर रिडक्शन का प्रोसेस और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो एट अ टाइम परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों शेयर किए जा रहे हैं। ये आपसे MD-CAT में पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो Fe2O3 है, whether it is an oxidizing agent or whether it is an
रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यू शुड नो दैट इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से एल्युमिनियम के बारे में पूछा जा सकता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यू शुड नो कि ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जो हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की और रिड्यूसिंग एजेंट्स की, और ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस दिए हैं इनको आपने बहुत ध्यान से गौर से एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है, ठीक है। कि अगर आपके पास जो है वो ये रिएक्शन उठाकर दे दें और आपसे पूछें कि क्या इसमें रिडक्शन हो रही है, इसमें क्या ऑक्सीडेशन हो रही है, या फिर इसमें दोनों हो रहे हैं, तो यू शुड नो कि इसमें दोनों हो रहे हैं। या तो वो आपको ये रिएक्शन दे के पूछ सकते हैं कि इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, ठीक है ना, ये है, ठीक है। इसी तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट ये है। ये सारे केमिकल रिएक्शंस आपने एक दफ़ा अच्छे से रिव्यू कर लेने हैं, गो थ्रू कर लेने हैं। एमडीकेट में इधर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। फिर से रिमाइंड कर रही हूँ, नम्स के अंदर भी आ सकते हैं, एमडीकेट के अंदर भी आ सकते हैं, सब बुक से ली जाती हैं चीज़ें, आउट ऑफ द कोर्स कुछ नहीं आता, ठीक है। हर चीज़ जो है वो आपके प्रोविंस की बुक से ली जाएगी या फिर जो है वो और प्रोविंसेस की बुक से ली जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द PMDC सिलेबस, ठीक है। अच्छा जी, तो उम्मीद है कि टेबल वगैरह जो है वो आप लोग अच्छे से रिव्यू कर लेंगे। तो अब जो है वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। ये रहा गैल्वेनिक सेल और ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो अभी हम जो है वो इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इसमें, एक्चुअली हो क्या रहा होता है, तो फिर जो है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से, क्योंकि जो है ये शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ है तो हम लोग जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू केमिकल चेंज इज जनरली कैरीड आउट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो प्रोडक्शन किसी भी इलेक्ट्रिक करंट की जो कि केमिकली चेंज हो रही है उसको हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जरिए चला रहे होते हैं। विच इज़ अ सिस्टम कंस्टिट्यूटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स दैट डिप्स इनटू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वाला सॉल्यूशन है, और इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड जो है उनको डिप किया गया है। अब एक्चुअली ये कैसा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोड्स किससे बने हुए हैं, इन पे कौन सा चार्ज है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सॉल्यूशन जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं उनको भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एन apparatus containing two metallic rods or foils known as electrodes। ये दो मेटेलिक रॉड्स हैं, क्या है, मेटेलिक रॉड्स हैं, ठीक है। ये दो जो है वो मेटेलिक रोड्स हैं जिनको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, और ये किसके अंदर डूबी हुई हैं, यानी कि डिप्ट हुई हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। किससे कनेक्ट हुई हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट हुई हैं, तभी तो इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट हुई है। वेयर एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और एक जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए जो है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन भी हो रही है और इसके अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ठीक है। रिडक्शन कहाँ हो रही है, कैथोड पर, और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, एनोड पर, ठीक है। एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन मतलब कि लूज हो रहा है हमारे पास, लॉस्ट हो रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास कैथोड जो है वो हमेशा कौन सा होता है, कैथोड होता है हमारे पास नेगेटिव वाला और एनोड होता है पॉजिटिव वाला। अच्छा, फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। वही बात आ गई, जो हमारे पास नेगेटिव पे कनेक्ट होता है इसको हम नाम देते हैं कैथोड का, और जो पॉजिटिव पे कनेक्ट होता है इसको हम नाम देते हैं एनोड का। वही बात आ गई कि वेयर एज इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम नाम देते हैं एनोड का, ठीक है। अच्छा, मैं इसको साथ साथ हाईलाइट करती जाती हूँ ताकि आप लोगों को ना फिर मुश्किल ना हो, जो चीज़ हमें एक्चुअली यूज़ हो रही है वो हम लोग हाईलाइट करते रहेंगे, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर, पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड का नाम देते हैं और हम लोग जो है वो नेगेटिव टर्मिनल को नाम देते हैं कैथोड का, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थ्रू व्हेन इलेक्ट्रॉन्स लीव द सेल, द इलेक्ट्रोड्स आर बेसिकली मेटेलिक प्लेट्स। इलेक्ट्रोड एक्चुअली है क्या, ये है ये दो इलेक्ट्रोड्स, ये एक्चुअली क्या है, ये मेटेलिक प्लेट से बने हुए हैं रॉड या फिर फॉयल के साथ। विच द करंट्स इंटर और लीव फ्रॉम द सेल, जो सेल से करंट को ले रहे हैं और सेल से करंट को बाहर लेके जा रहे हैं। फिर क्या है, कैथोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऑक्योर्स।
कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, पहले बताया आपको। और एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। एनोड कौन सा है, पॉजिटिव वाला है। ये चीज़ें ना सारी याद रखें, इसको पॉइंट बना के यहाँ साथ साथ लिखते रहें। यहाँ पर आप अपने पास एक पेज पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हेडिंग डालें और इसके अंदर लिखते रहें, उसमें ऑक्सीडेशन इस पॉइंट पे हो रही है, इस पे रिडक्शन हो रही है। और फिर इलेक्ट्रोलाइट्स स्पॉन्टेनियसली डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयंस विद इन द सॉल्यूशन। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये हल्की हल्की जो है वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है और क्या करती है, आयंस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है इन सॉल्यूशन के अंदर। द पॉजिटिव आयन आर नोन एज कैटाइंस। जो हमारे पास पॉजिटिव आयन होते हैं उनको हम कैटाइन का नाम देते हैं और नेगेटिव आयंस को एनाइंस का नाम देते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन से करंट को पास किया जाएगा। जब इस सॉल्यूशन से करंट को पास करेंगे तो होगा क्या कि जो इसमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं, कौन से आयंस, दो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, एक कैटाइंस प्रोड्यूस हुआ था और एक एनाइन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जो एनाइन होगा वो किसकी तरफ चला जाएगा, एनाइन कौन सा हमारे पास, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को। तो एनाइन जो है वो एनोड की तरफ चला जाएगा, एनाइन जो है वो एनोड की तरफ चला जाएगा और जो कैटाइन है वो जो हमारे पास किधर चला जाएगा, कैथोड की तरफ, ठीक है। The gain of electrons to become the gain electron to become reduced। और फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन भी एट द पॉइंट गेन भी हो रहे होंगे और एट द पॉइंट इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज भी हो रहे होंगे। तभी हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्योर एट एनोड और रिडक्शन किधर हो रही है, कैथोड पर। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको तभी मैंने हाईलाइट किया ताकि आप लोगों को ना बिल्कुल भी इशू ना हो, ठीक है। हमारे पास ऑक्सीडेशन किधर हो रही है, एनोड पर, और रिडक्शन कहाँ हो रही है, कैथोड पर। अगर आप लोगों को अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, इसको वापस से वीडियो को रिमाइंड करें और रिमाइंड करके जो है वो देख लें। अच्छा चलिए मैं एक और बार रिमाइंड करवा देती हूँ, दोबारा से एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं इसका। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, दो मेटेलिक रॉड्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट होती हैं। इसके अंदर दोनों रिएक्शंस हो रहे होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा होता है, रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा होता है, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो उसको हम कैथोड कहते हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड जो है वो बेसिकली मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है। कैथोड जो है वहाँ पर हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, यानी कि रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा होता है, और एनोड के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आयंस बन रहे होते हैं जो कि हमारे पास पॉजिटिव आयंस जिनको हम कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव आयन जिनको हम एनाइन कहते हैं। जो एनाइन है वो नेगेटिव है तो फिर वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि एनोड की तरफ जाएंगे, और जो कैटाइन है वो जो हमारे पास है पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। और इस रिएक्शन में जो है वो ऑक्सीडेशन ऑक्योर हो रही होती है एट एनोड और रिडक्शन हो रही होती है कैथोड, ठीक है। ये पूरा मैंने एक बार रिव्यू करवा दिया आप लोगों को। इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास कुछ रिएक्शंस दिए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है कैथोड पर और ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पर, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए और ये रिएक्शंस भी अच्छे से देख लीजिएगा। अरे फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि द मूवमेंट ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि इस इलेक्ट्रोड से निकलने वाले आइंस, यानी कि कौन से आइंस, कैटाइन और एनाइंस, उनका मूव होना और उनका जो है वो मूव होकर अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाना, यानी कि जो हमारे पास एनाइन है वो एनोड की तरफ जाएगा, जो कैटाइन है वो कैथोड की तरफ जाएगा। इसको मूव करना इस इलेक्ट्रिक करंट के जरिए, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, गैल्वानिक सेल की तरफ बढ़ रहे हैं। गैल्वानिक सेल को डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या बातें बताई जानी है, उसके बाद हम सेल पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मैं ज़्यादा तेज़ नहीं लग रही होंगी। अगर मैं आप लोगों को तेज़ लग रही हूँ तो ऊपर ऑप्शन आ रहा है, आप लोग जो है वो उसको वीडियो को जो है वो और स्लो भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। मुझे एक्चुअली 45 मिनट्स के अंदर कवर करवाना होता है तो इसलिए मैं जो हूँ वो स्पीड अपनी थोड़ी सी तेज़ लेकर चल रही हूँ। अच्छा, गैल्वानिक सेल की बात करें। गैल्वानिक और वोल्टिक सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच करंट इज जनरेटेड बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल या फिर हम इसको कह सकते हैं वोल्टिक सेल, दो नाम है। कौन से, गैल्वेनिक और वोल्टिक, दोनों सेल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं जिससे हम लोग करंट जनरेट कर रहे हैं, एक्चुअली करंट बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन से, यानी कि एट अ टाइम रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। गैल्वेनिक सेल इज टाइपली कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स, दो हाफ सेल्स हैं विच आर इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिकली। दो हाफ सेल हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। किससे कनेक्ट हुए हुए हैं, इलेक्ट्रिकली। ईच हाफ सेल इज मेड अप ऑफ स्ट्रिप ऑफ मेटल। हर हाफ सेल जो है वो एक स्ट्रिप ऑफ मेटल से बना हुआ है जो कि मर्ज है इन द सॉल्यूशन। ये देखिए, ये हमारे पास जो है वो समझें कि आपके पास एक पूरा सेल है,
जिसको दो हाफ सेल्स के अंदर जो है वो कट कर दिया, ठीक है। दोनों जो है वो इस पानी के अंदर इमर्ज है, यानी कि बिल्कुल डूबे हुए हैं, बिल्कुल अंदर जो है वो हुए हुए हैं, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये सॉल्यूशन है ऑफ मेटल्स आयन। किसका सॉल्यूशन है, मेटल आयंस का। The two half cells are connected through the salt bridge of KCl। अब ये जो है वो इस सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए जो है वो कनेक्टेड है, और सॉल्ट ब्रिज किसका बना हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड का। फिर से इसको यहाँ पर थोड़ा सा लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ये किससे बना हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड का बना हुआ है, KCl का, ठीक है। Whereas two electrodes are connected externally by the means of wire, और जो है हमारे पास दो इलेक्ट्रोड जो है वायर के ज़रिए भी कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जिंक की स्ट्रिप है, और ये जो है वो किसकी स्ट्रिप है, कॉपर की स्ट्रिप है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, और ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है, और सॉल्ट ब्रिज किससे बना हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड से। अब सॉल्ट ब्रिज होता क्या है भाई, सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, एक यू शेप्ड की ग्लास ट्यूब होती है, इन विच एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड अलोंग विद जेल, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है अलोंग द जेल, एक जेल के साथ। इट अलाउज द फ्लो ऑफ आयंस बट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या करता है एक्चुअली, सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है कि ये आयंस जो है ना इसके अंदर, उन आयंस को इधर से इधर और इधर से इधर से ले जाने का काम करता है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ना इसको इधर से इधर जाने से रोकता है, आयंस को ले जाने देता है, सॉल्यूशंस को रोक देता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। फ्लो ऑफ आयंस में मदद करता है, लेकिन प्रिवेंट करता है, यानी कि रोक देता है सॉल्यूशन को मिक्स होने में आपस में, इधर से इधर और इधर से इधर जाने में, ठीक है। ये काम करता है एक्चुअली क्या हमारे पास, सॉल्ट ब्रिज। तो ये गैल्वेनिक सेल था, एक छोटा सा आपके पास सेल था जिसके बारे में बताया गया। वापस से एक बार जो है इसको जल्दी जल्दी से रिव्यू कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। हम बात कर रहे हैं गैल्वानिक सेल की। गैल्वानिक सेल, वोल्टिक सेल, दो नाम हैं इसके। इसमें एक्चुअली करंट जनरेट हो रहा होता है बाय द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि एट ए टाइम रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस भी हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहे हैं। इसमें ये हमारे पास जो है वो दो हाफ सेल्स होते हैं, ठीक है। एक जिंक स्ट्रिप से बना है, एक कॉपर स्ट्रिप से बना है। इसके अंदर दो यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशन है मेटल आयंस के, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आपको ये सॉल्ट ब्रिज दिख रहा है। सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली बनता किससे है, पोटेशियम क्लोराइड से। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज जो है यहाँ पर जो इसके अंदर आयंस है उनको फ्लो होने में हेल्प करेगा, इधर से इधर जाने में और इधर से इधर जाने में, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इसको इधर से इधर जाने से प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, और इसको भी इधर से इधर आने में रोकेगा। तो ये हेल्प करते हैं हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। और यहाँ पर हम लोग जो है गैल्वानिक सेल के थ्रू करंट जनरेट कर रहे होते हैं, एक ही सेल को दो हाफ सेल के अंदर तोड़कर, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब जो है वो हम सेल पोटेंशियल की बात करेंगे। अच्छा जी, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेल पोटेंशियल को। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय वोल्टिक सेल ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द एनोड टू कैथोड इन एक्सटर्नल वायर। जो ये एक्सटर्नल वायर यहाँ पर अटैच है, इस एक्सटर्नल वायर के ज़रिए जो हमारे पास कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उसको हम सेल पोटेंशियल का नाम देते हैं। द ड्राइविंग फोर्स विद विच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पुशेस आउट फ्रॉम एनोड इनटू एक्सटर्नल सर्किट। एनोड से एक्सटर्नल सर्किट की तरफ जा रहे हैं और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक उसको यूज़ हो रही है, तो उसको हम सेल पोटेंशियल का नाम दे रहे हैं। एक्चुअली सेल वोल्टेज भी हम उसको कह सकते हैं। वायर के थ्रू जो है वो हमारे पास कह सकते हैं कि करंट्स जो है वो आपस में पास हो रहे हैं, जो हमारे पास एनोड और कैथोड है वो एक्चुअली पास हो रहा है, तो उसको हम सेल पोटेंशियल का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड बिटवीन इन मेटल इलेक्ट्रोड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द आयंस इन 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1 एटमॉस्फेयर। इसको बस अच्छे से एक दफ़ा जो है ना वो याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो आगे की, सॉरी ये दिख नहीं रहा था आप लोगों को, अच्छा आप दिख गया होगा तो इसको आप देख लें, अगर बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर एक जगह लिख लें और इसको जो है वो अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये मौसम इतना प्यारा हो रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा व्यू भी इंजॉय कर लूँ, ताकि आप लोग जो है वो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी बारिश को भी इंजॉय कर लें। फिर हम लोग जो है वो वापस से पढ़ाई की तरफ भी आ जाएंगे अभी, लेकिन आजकल कराची का मौसम बहुत प्यारा हुआ है। उम्मीद है कि आप लोग थोड़े से रिफ्रेश हो गए होंगे। चले आ जाए वापस से हम लोग अपनी इस पढ़ाई की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब वापस से पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को, अच्छा इससे पीछे जो चीज़ें मैंने छुड़वा दी हैं ना, इसके बाद जो ये वाला पेज मैंने छुड़वा दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट इस लिहाज से नहीं है कि इसमें से ज़्यादा MCQs नहीं आते, क्योंकि अभी जो है वो नम्स बिल्कुल परसों ही है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा तेज़ लेकर चल रही हूँ। आप लोग जो है वो इसको एक बार खुद से भी थॉरली रीड कर लीजिएगा, सिर्फ एक दफ़ा रीडिंग दे दीजिएगा लास्ट पेज को, ठीक है। अच्छा, इसको भी एक टेबल को एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसकी वैल्यूज़ याद नहीं करनी बिल्कुल भी, बस आपने ये चीज़ देखनी है कि जब हम यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी कि लिथियम से पोटेशियम फिर सोडियम इंक्रीज़ हो रही है, और फिर इधर से जो है वो इंक्रीज़ हो रही है रिडक्शन, यानी कि सबसे ज़्यादा आयरन की है, फिर उसके बाद इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बस एक दफ़ा जो है ना वो देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे बैटरीज़ की। तो बैटरीज़ क्या होती है? बैटरी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर गैल्वेनिक सेल, यानी कि वो जो गैल्वेनिक सेल अभी हमने पढ़े हैं ना, वो होते हैं या तो 2 या फिर उससे भी ज़्यादा, वो कनेक्ट हुए होते हैं सीरीज़ के अंदर, और वो क्या कर रहे होते हैं, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसको हम बैटरी कहते हैं, और इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एट अ टाइम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से शॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं। बैटरीज हमने कवर कर लिया, अब हम प्राइमरी सेल बैटरी की बात करेंगे। प्राइमरी सेल बैटरी क्या होता है? In this type of batteries, redox reaction take place in only one direction and cannot be reversed. Primary cell एक ऐसा प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी एक ऐसी बैटरी होती है जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो तो रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर होगा और वो रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन होता है। Thus these batteries कैन नॉट बी रिचार्ज और रीयूज। इसीलिए ये बैटरी को वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते और इसको रीयूज नहीं कर सकते। जैसे अगर आप देखें कि आजकल जो हाइब्रिड हमारे पास कार्स आ रही हैं तो उसकी बैटरी वापस से रिचार्ज हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जो स्कूटीज़ आ रही हैं तो उसकी बैटरी रिचार्ज हो जाती है, यानी कि वो प्राइमरी सेल बैटरी नहीं है। प्राइमरी सेल बैटरी वो होती है जो कि सिर्फ एक दफ़ा ही यूज हो सकती है, वो वापस से रिचार्ज या रीयूज नहीं होती, और उसकी रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा होता है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। When all amount of electrolyte present in the cell is consumed, जब जितनी भी इलेक्ट्रोलाइट उस सेल के अंदर प्रोड्यूस हुई भी है वो कंज्यूम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो क्या होता है कि दे बिकम डेड, और वो सेल जो है वो डेड हो जाता है, वो बैटरी जो है वो डेड हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल काम की नहीं रहती। द मोस्ट इन एक्सपेंसिव एंड कॉमनली यूज प्राइमरी सेल in dry cell which we often use in remote control transistor flashlights and many other domestic works। अब इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल को ड्राई सेल का नाम भी देते हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? आपने कहाँ देखी है प्राइमरी सेल और प्राइमरी बैटरी? आप लोग रिमोट जो यूज़ करते हैं उसके अंदर होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, AC का हो जिसमें सेल लगता है ना छोटा सा, तो उसको होता है, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांजिस्टर्स के अंदर, फ्लैश लाइट जो आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर भी अगर छोटा सा सेल जो लगता है वो गोल गोल सा एक सेल होता है, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से होता है, वो मेटल का ऐसे थोड़ा बड़ा होता है इससे, तो वो भी जो है वो यही वाला सिस्टम होता है, ठीक है। अब ड्राई सेल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी बैटरी पर आएंगे। अभी हमने प्राइमरी पढ़ी है, अब सेकेंडरी क्या होती है वो भी पढ़ेंगे। ड्राई सेल क्या होता है? द कॉमन ड्राई सेल वॉज फर्स्टली इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच केमिस्ट। इसको फ्रेंच केमिस्ट ने इन्वेंट किया था ड्राई सेल को। द आउटर बॉडी ऑफ दिस सेल इज मेड अप ऑफ जिंक। जो बाहर की बॉडी है, अच्छा मैं ड्राई सेल को साथ साथ दिखा देती हूँ। जो बाहर की बॉडी है वो जिंक से एक्चुअली बनी हुई होती है और वो एनोड की तरह सर्व करती है, वेयर एज ग्रेफाइट रॉड लोकेटेड एट द सेंटर। और ग्रेफाइट रॉड जो है, ये जो रॉड है बीच में आपको दिख रही है, ये ग्रेफाइट की बनी हुई है, ठीक है। और ये जो है एज अ कैथोड काम कर रही होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये एज अ कैथोड वर्क कर रही होती है। द होल जिंक कंटेनर इज लाइंड इंटरनली विथ प्रायस पेपर। ये जो अंदर यहाँ पे एक पेपर लगा हुआ है अंदर पूरा जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं पेरोस पेपर, विच वर्क्स एज ए सेपरेटर। और ये क्या काम करता है? एज ए सेपरेटर काम करता है। आपको जो ये लाइन दिखती है ना, यहाँ लिखा है पैरा सेपरेटर, तो एज ए सेपरेटर काम करता है। द रीजन बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज फिल्ड विद अ पेस्ट ऑफ MnO2। अब MnO2 का एक पेस्ट होता है, यहाँ पर जो आपको पेस्ट दिख रहा है, ये पेस्ट जो है एक्चुअली हमारे पास बीच में होता है। किसके? ये हमारे पास कैथोड और ये एनोड है, तो इसके बीच में होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है इसका पूरा पेस्ट होता है, किसका होता है? कार्बन का और MnO2 का। फिर उसके बाद जो है वो ऑक्सीडाइजिंग होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन वगैरह स्टार्ट होती है जिंक की, आयंस की। वेयर एज ग्रेफाइट जो है वो कैथोड Mn4 की तरफ जो है वो आयन रिड्यूस होकर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा उसका रिएक्शन लिखा है, ठीक है। ये इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको इस चीज़ को याद रखना है कि ये जिंक का कंटेनर होता है जो कि एनोड होता है और अंदर कैथोड होता है, जो कि हमारे पास लंबी सी आप कह सकते हैं कि अंदर ग्रेफाइट की रॉड है, ठीक है। और जो इसके बीच में है, यहाँ पर हमारे पास एक पेस्ट होता है जिसको हम MnO2 और कार्बन पेस्ट कहते हैं। और एनोड के साथ जो है वही पेपर लगा होता है जिसको हम पैरा सेपरेशन का पेपर हम लोग कह सकते हैं उसको, ठीक है। सेपरेशन का काम कर रहा होता है वो एनोड और कैथोड की।
सेकेंडरी बैटरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी बैटरी एक्चुअली होती क्या है, दीज बैटरीज कैन बी रिचार्ज बाय रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। अगर हम इधर फ्लो हो रहा है ना तो हम उसको अगर रिवर्स कर देते हैं तो ये रिचार्ज हो जाती हैं बैटरी, यानी कि इसमें जो है वो फ्लो एक साइड से दोबारा दूसरी साइड पर भी जा सकता है। यूटिलाइज हो रही होती है एक सोर्स जो कि हमारे पास एक्सटर्नल पावर सप्लाई आफ्टर एवरी यूज़, हर यूज़ के बाद आप इसको चेंज कर सकते हो, उसको रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। लीड स्टोरेज बैटरी विच इज़ कॉमनली नोन एज कार बैटरी। अच्छा, जैसे हमारे पास कार बैटरी होती है, जैसे मैंने आपको पिछली भी एग्जांपल दी प्राइमरी सेल के अंदर कि जो कार की बैटरीज होती हैं, जो हाइब्रिड गाड़ी होती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो बैटरी वापस से रिचार्ज होने की सलाहियत रखती है, ठीक है। वो वापस से रिचार्ज या रिवर्स हो जाती है, रीयूज्ड हो जाती है, करंट एक डायरेक्शन के बजाय दोनों डायरेक्शंस में उसके चला जाता है, ठीक है। तो उसको हम सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। इससे सिंपल इतनी सी बात थी। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो है हाउ कार इज बैटरी रिचार्ज होती कैसे है। उसमें ना आपको ये रिएक्शंस जो है ना वो अच्छे से दिमाग में रखना है। यहाँ पर जो हमें रिएक्शंस दिए हैं एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अपने जहन के अंदर बिठा लेना है, ठीक है। कि ये रिएक्शन जो है ना ये जहाँ पे भी लिखे हुए आएंगे तो ये एक्चुअली यूज़ कहाँ हो रहे होते हैं, बैटरी को रिचार्ज करने के अंदर। व्हेन द बैटरी इज नीडेड टू रिचार्ज, जब बैटरी रिचार्ज मांगती है, जब वो ख़त्म हो जाती है, इट्स एनोड, यानी कि जो उसका एनोड है वो कनेक्ट हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और जो कैथोड है वो कनेक्ट हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो जो है वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो है वो स्टार्ट हो जाती है और रिडॉक्स रिएक्शन अपना काम करता है और करंट जो इस डायरेक्शन में जा रहा होता है वो इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक भी जो है वो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम फ्यूल सेल की तरफ आए तो ये सिंपली रीडिंग है, इसकी कुछ भी नहीं है, इसको आप लोग खुद भी कवर कर सकते हैं। एक दफ़ा पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें जो है वो इसकी क्लियर हो जाएंगी। जो इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास कोलिजन और उसकी प्रिवेंशन। क्या होता है जंग लग जाना और उसको कैसे रोकना है, इसके बारे में बात करेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक प्रोसेस जो कि हो जाता है एट विच सरफेस एटम्स ऑफ मेटल्स गेट ऑक्सीडाइज। इसमें जो मेटल्स होते हैं एक्चुअली वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ड्यू टू एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज नोन एज कोलिजन। सराउंडिंग की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो जिंक के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग बस कहते हैं कोलिजन, ठीक है। अब जनरली कोलिजन ऑक्यूर्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। एक्चुअली ये होता किस पर है, हो तो बहुत सारी चीज़ों पर सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें ज़्यादातर ये मेटल की चीज़ों पर हो जाता है ना, जो मेटल की हमारे पास चीज़ें होती हैं। बट वेन द अपर सरफेस गेट कोरोडेड, लेकिन जब ऊपर की सरफेस जो है वो उसकी मेटल की जो है वो कोरोजन उस पर हो जाती है, द एटम्स इन इनर लेयर गेट एक्सपोज टू एयर एंड बिकम कोरोडेड। तो जो इनर लेयर होती है वो भी हमारे पास एक्चुअली जो है वो हल्के हल्के एक्सपोज हो जाती है एयर के साथ और वो भी कोलिजन की तरफ आ जाती है। द प्रोसेस रिमेन कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन डेप्थ विद मेक्स द मेटल ब्रिटल, जब तक कि ये बिल्कुल अंदर तक तह तक वीक होता रहता है, जब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। पहले ऊपर की लेयर होती है, उसकी वजह से जो है वो फिर नीचे की लेयर होती है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे नीचे, ठीक है। इस तरह लेयर जो है वो कोलिजन स्टार्ट होती रहती है, जैसे सबसे पहले इस वाली लेयर पे हुई, फिर उससे नीचे वाली पे हुई, फिर उससे नीचे वाली पे हुई। तो ये जो है जब तक होती रहती है जब तक जो पूरा मेटल है वो वीक नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक ये चलता रहता है। अच्छा, यही फिर हमारे पास यहाँ पर लिखा है कि ये हमारे पास डेली लाइफ का भी है जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन का नाम भी देते हैं। रस्ट इज़ अ ब्राउन पाउडरी मटेरियल प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर जो है वो रस्ट कई बार जो है वो हो जाती है, जो कि हमारे पास एक ब्राउन कलर का पाउडरी मटेरियल होता है। आप लोगों ने अक्सर घर में भी देखा होगा, अगर आप लोगों की कोई साइकिल है जो कि यूज में नहीं है और वो बाहर कहीं पड़ी हुई है, बारिश का पानी है या कोई भी पानी उसके ऊपर लग रहा है या ऐसी मीडियम में पड़ी हुई, तो वह हल्का हल्का जो है ना उस पर जंग आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आपको यहाँ पिक में शो किया गया है, ठीक है। अच्छा, जंग भी क्या है, एक इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस है, इसको बहुत अच्छे से जहन में रखिएगा, इंपॉर्टेंट तरीन लाइन है ये आपकी, और ये जो है वो MCQs के तौर पर भी आपसे पूछी जा सकती है। कोलिजन जो है एक्चुअली वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। अच्छा, प्रिवेंशन क्या हो सकती है, हम रोक कैसे सकते हैं इस कोलिजन को होने से, हम क्या ऐसी चीज़ें करें कि कोलिजन ना हो और हमारी चीज़ें जो है वो सेफ रहें, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। We are aware that iron, copper and various other metals are essentially used in many commercial as well as domestic purpose. हमें पता है आयरन, कॉपर वगैरह जो है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होंगे। To keep them for a long period, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो काफ़ी टाइम तक रहे, they should be protected against corrosion, तो हमें उसे कोलिजन से बचाना पड़ेगा, जंग से बचाना पड़ेगा, by using certain temporary और permanent technique, ताकि हम कोई ऐसी टेक्निक्स यूज़ करेंगे उसके ऊपर, चाहे वो टेम्परेरी हो, थोड़ी देर के लिए हो, ज़्यादा देर के लिए, लेकिन वो कुछ काम करें और वो कुछ देर के लिए या ज़्यादा देर के लिए कोलिजन से बचा सके। आयरन गेट ऑफ आवर हाउस इज पेंटेड सो दैट पेंट रेजिस्ट द कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर। अब जो हमारा घर है, जो हमारा घर का दरवाज़ा होता है वो भी किससे बना है, वो भी आयरन से बना हुआ है, ठीक है। अब आयरन के ऊपर हम पेंट करते हैं, उस पेंट से क्या होता है कि जो हमारे पास हवा नमी वाली हवा होती है ना मोस्टली कराची के अंदर, तो वो जो है क्या होता है
उससे बचा के रखता है जंग होने से। पेंट क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक कोटिंग हुई भी होती है। कोटिंग किसकी होती है? ग्रीस की या फिर ऑयल की, ठीक है। और इस तरीके से टूल्स को भी हम लोग जो है वो ऑयल की वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो कोरिजन होने से उसको बचा सकते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब कुर्बानी होती है तो कुर्बानी के जो हमारे पास चीज़ें होती हैं ना, मेटल की जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे पास छुरी होती है या जो हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ वो गोश्त काटने का जो चापड़ होता है और उसके साथ जो वो उसको तेज़ करने का छुरी की चीज़ें होती हैं, तो अगर वो आपके घर में भी मौजूद हो या आप लोगों ने देखी हो, तो उसको भी जब साफ़ करके रखा जाता है तो उसके ऊपर ऑयल लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है वो? ताकि उसको ज़ंग ना लग जाए, ठीक है, वो ख़राब ना हो जाए ड्यू टू द मॉइस्ट एयर या फिर सराउंडिंग। तो उसके ऊपर एक ऑयल या फिर ग्रीस की लेयर लगा दी जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़े टाइम के लिए प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है। तो यही हमारे पास जो है वो इसमें एक चीज़ थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड लास्ट हमारे पास टॉपिक है वो है गैल्वेनाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक और मेटल इज नोन एज गैल्वेनाइजिंग। किसी भी चीज़ पर पतली सी लेयर लगा दो जिंक की किसी मेटल के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग। सिंस जिंक इज प्लेस्ड अबव आयरन, क्योंकि हमें पता है कि जिंक एक्चुअली हमारे पास आयरन से ऊपर जो है वो प्लेस किया जाता है, तो इट इज़ मोर ईजिली टू ऑक्सीडाइज रेदर देन आयरन, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एज कम्पेयर टू द आयरन। तो प्रोटेक्ट आयरन अगेंस्ट कोरिजन, तो इसलिए हमें आयरन को जो है वो प्रोटेक्ट करना होता है कोरिजन से। गैल्वेनाइजिंग इज कैरीड आउट ईदर बाय स्प्रेइंग मोल्टन जिंक, तो हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ पर अगर या तो स्प्रे की सूरत में जिंक को अप्लाई कर दें या फिर किसी भी तरीके से उसकी सरफेस पर एक पतली सी लेयर जिंक की लगा दें, तो इसको हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? जो कोटिंग होती है एक मेटल के ऊपर सरफेस ऑफ अनदर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे हम कह सकते हैं कि वेजिटेबल ऑयल, फूड एंड जूस कंटेनर जनरली टिन प्लेटेड। जो हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि जो पाइनएप्पल्स वगैरह भी आ रहे होते हैं या जो हमारे पास फ्रूट्स कटे हुए आ रहे होते हैं, वो एक जार के अंदर होते हैं, जो कि हमारे पास मेटल का होता है, जिसको एक अच्छे तरीके से जो है वो रखा हुआ होता है, बिल्कुल टिन प्लेटेड। टिन प्लेटेड प्रोटेक्ट्स आयरन एज लॉन्ग एज इट रिमेन कोटेड। जितने टाइम तक वो आयरन जो है वो कोटेड रहेगा अंदर से, तब तक उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, ठीक है। If scratch an iron exposed to the air starts get to corrosion, और जैसे जैसे वो अगर उसको हम खोल देंगे, उस टिन पैक को खोल देंगे, तो अंदर से जो है उसको टाइम टू टाइम जो है वो जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ आया होगा। अच्छा, ये इसके जो है वो की पॉइंट्स हैं, सब कुछ चैप्टर के अंदर समझा चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा इन सब की पॉइंट्स को पढ़ के रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना वो हम जल्दी से मल्टीपल चॉइस पर आते हैं, और जल्दी से इसको बच्चों आप लोगों के साथ साथ जो है वो वीडियो को पॉज करके आंसर देना है, ताकि आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो कि आप लोगों ने जो वीडियो देखी उसमें कितना फ़ायदा हुआ है और कितना फ़ायदा नहीं हुआ है, ठीक है। और लाजमी वीडियो के बाद आप लोगों ने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करने हैं, जैसे आप लोग हमेशा करते हैं, वैसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूँ, जैसे कर रही हूँ वैसे ही और करती रहूँ, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि मैं जो हूँ वो आज ही इंग्लिश का 3rd और 4th लेक्चर भी अपलोड कर दूँ, और उसके साथ साथ जो हूँ वो नम्स से रिलेटेड स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि सैटरडे वाले दिन आप लोग, यानी कि जो एक दिन रह जाता है हमारे पास नम्स के लिए, उसमें हम किस तरीके से उसको स्ट्रेटजी को यूटिलाइज़ करें कि हम लोग हर चीज़ को रिव्यू भी कर लें, हर चीज़ को देख भी लें, और हमारा जो है वो पूरा दिन बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी से गुजर जाए, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से मल्टीपल चॉइस की तरफ आते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं और फिर वीडियो को ओवर करते हैं। अब हमारे पास जो है वो पहला है द आउटर बॉडी ऑफ अ ड्राई सेल सर्व एज एनोड, इट इज़ मेड अप ऑफ। किससे बनी होती है आउटर बॉडी ड्राई सेल की? कॉपर से, लीड से, जिंक से, आयरन से। जिंक से बनी होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ड्यू टू फ्लो ऑफ। क्या फ्लो हो रहा होता है जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो रही होती है? यस, वेरी गुड, आइंस फ्लो हो रहे होता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट एनोड, एनोड के ऊपर जो है वो कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन का या रिडक्शन का? देखिए, हमें पता है हाइड्रोलाइसिस तो नहीं होता, हमने कहीं नहीं पढ़ा इसका जिक्र, और एक ही जगह पर एनोड के अंदर ना ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ भी नहीं हो सकते, तो या रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा होता है एनोड के ऊपर, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी जो होती है वो प्राइमरी होती है, ये भी हमने पढ़ा है अभी पीछे, जो है वो एक टॉपिक था हमारे पास, प्राइमरी सेल का था या फिर जो है वो उसका था
जो है हमारे पास सेकेंडरी सेल। तो उसके अंदर जो हमारे पास ये टॉपिक था, तो इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि वो जो है वो एक्चुअली क्या है, प्राइमरी सेल के अंदर जो है वो लीड स्टोरेज होती है। फिर ये इन जी शी वोल्टेक सेल, ये आप लोगों ने भी पीछे पढ़ा होगा, मैंने कहा था आप लोग खुद इसको जो है वो रिव्यू कर लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन भी हमारे पास बी है। फिर है हमारे पास 6th क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये आप लोग कैसे पता लगाएंगे? आप कहेंगे मिस हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। भाई आप लोग को मैंने कहा है ना, इसको देखिए इंक्रीज हो रहा है यहाँ से। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? लिथियम है हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। कौन सा है? लिथियम जो है वो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अच्छा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे जा रहे हैं ना, तो फिर हमारे पास ये नहीं होगा, फिर हमारे पास एफ वाला होगा। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास है गैल्वेनाइज रोड ऑफ आयरन इज कोटेड विद। किससे हम लोग अलग थिन सी पतली सी लेयर लगाते हैं? किसकी पतली सी थिन सी लेयर लगाते हैं जिसको हम गैल्वेनाइजेशन का नाम देते हैं? जल्दी से रिमाइंड करें। जिंक की। फ्यूल सेल इज अ टाइपिकल गैल्वेनिक सेल विच इज बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन। फ्यूल सेल जो होता है, इसका भी टॉपिक मैंने आपको खुद पढ़ने से कहा है। कौन सी चीज़ इसमें दो यूज़ हो रही होती है? जिसने पढ़ लिया होगा उसको पता होगा कि इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज हो रहा होता है। फिर हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी आर इन। इसके अंदर जो है वो सी आर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 7 और ये 2, बी 6 होगा। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन शोज ऑक्सीडेशन। इसमें कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन शो कर रहा है? अगर आप लोगों ने सारे रिएक्शन अच्छे से पढ़े होंगे तो यू शुड नो कि ये वाला रिएक्शन जो है वो हमें ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।